Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने इंटरप्रिटेशन पे अपनी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, तो आज उसका लेक्चर 3 है जिसमें आई विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था मीनिंग, ऑब्जेक्ट and presumption of interpretation. Today we will discuss what are different principle of interpretation. देखिए, प्रिंसिपल बताने से पहले कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल कहते किसे हैं। देखिए, ये वो रूल्स होते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ये वो रूल्स हैं। जब भी कोर्ट किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करता है तो वो इन रूल्स को अपने माइंड में रखता है, तो इन्हीं रूल्स को हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्योंकि इससे क्या होती है कि हर एक जजेस की जो है एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इंटरप्रिटेशन में, कि जब हमें कोई भी चीज़ को इंटरप्रेट करना है किसी भी स्टेट्यूट को, तो हमें सर्टेन प्रिंसिपल अपने माइंड में रखने ही होंगे। क्योंकि नहीं तो हो सकता है कि कोई जज तो उसे बड़े नैरो वे में इंटरप्रेट करें, कोई जज उसे ब्रॉडर वे में इंटरप्रेट कर सकता है, तो फिर हम देखेंगे कि सेम लॉ का मीनिंग जो है डिफरेंट जजेस डिफरेंट तरीके से देंगे, तो जो गलत हो जाता है। तो इसीलिए वाइल इंटरप्रेटिंग जजेस हैज़ टू कीप प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन इन देयर माइंड। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला है आपका इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे तो सबसे पहले कोर्ट को देखना होगा कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है। क्योंकि लेजिस्लेचर जब भी कोई स्टैट्यूट बनाती है तो इट स्पोक इट्स माइंड, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है इंटेंशन को लेजिस्लेचर की ध्यान में नहीं रखेंगे तो पता चलेगा कि लेजिस्लेचर तो कुछ और इंटेंट कर रही थी और हमने उसका इंटरप्रिटेशन अलग कर दिया, जिससे जो स्टैट्यूट बनाने का पर्पस है वही जो है डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए लेजिस्लेचर क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, लेजिस्लेचर की क्या विल है स्टैट्यूट बनाने के पीछे, ये हमें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। इसी में एक बड़ा फेमस केस हुआ था संजीव वर्सेस शंकरप्पा का। कौन सा केस था ये आपका? संजीव वर्सेस शंकरप्पा का। इसमें क्या था, जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे था वो प्रोविज़न देख रहा था सेक्शन 23(1) एंड सेक्शन 23(2) किसके देख रहा था? वो मामलादार कोर्ट एक्ट 1906 के। तो ये जो मामलादार कोर्ट एक्ट था उसकी वो इंटरप्रेट करना चाह रहा था कि क्या कह रहे हैं 23(1) सेक्शन और 23(2) सेक्शन। जो 23(1) सेक्शन था वो ये कह रहा था कि मामलादार ने अगर कोई भी डिसीजन दे दिया तो उसकी अपील नहीं हो सकती है। और सेक्शन 23(2) बता रहा था कि जो कलेक्टर है वो किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड मंगा सकता है, उसकी इंक्वायरी कर सकता है, और जो पार्टी टू सूट है उनको भी वो जो है कॉल कर सकता है। तो फिर जो है कोर्ट ने इसमें सबसे पहले लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखी। उन्होंने कहा कि अगर कलेक्टर जो है किसी भी रिकॉर्ड को मंगा सकता है, किसी भी पार्टी टू सूट को जो है बुला सकता है, तो इट मीन्स कि हम जो है कोर्ट को, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसने कलेक्टर को एक तरीके से रिवीजन की पावर दी है। कि 23(1) ने तो कोई अपील नहीं दी है, लेकिन 23(2) साथ के साथ कह रही है कि जब भी कलेक्टर मंगा सकता है रिकॉर्ड को तो फिर वो क्यों मंगाएगा, कि अगर मामलादार ने कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो रिकॉर्ड को जब कॉल कर रहा है तो इसके पीछे यही है कि वो रिविजनल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे इंटरप्रेट किया लेजिस्लेचर की इंटेंशन को देखते हुए। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है एक्स विसर्बस एक्टस। कौन सा है ये आपका? एक्स विसर्बस एक्टस। इसका मीनिंग होता है कि स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल इन इट्स कॉन्टेक्स्ट।
इट मीन्स कि अगर हम किसी भी स्टेट्यूट के किसी भी प्रोविज़न को अगर इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सारे प्रोविज़न अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट में सारे प्रोविज़न को देखते हुए एज ए होल हमें देखते हुए किसी भी प्रोविज़न को इंटरप्रेट जो है करना चाहिए, तभी हम उसका जो है ट्रू मीनिंग जो है लेके आ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पुट वर्ड है, पुट वर्ड को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि पुट वर्ड के आपको पता है बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो हमने एक सेंटेंस लिखा ही पुट हिज फेलियर टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे पुट वर्ड किस मीनिंग को कर रहा है कि उसने अपना सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस पे। दूसरी तरफ अगर हम दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं, पुट प्राइस टैग ऑन द आर्टिकल, क्या यूज किया हमने, पुट प्राइस टैग ऑन द आर्टिकल। यहाँ पे पुट वर्ड क्या कन्वे कर रहा है कि प्राइस टैग आप या तो मार्क कर दो या फिर जो है लिख दो। तो इसका मतलब यहाँ पे एम्बिग्युइटी हो गई, पुट के दो मीनिंग है। अब हम कौन सा मीनिंग यहाँ पे लगाएंगे, तो इसमें हमें देखना चाहिए कि जो पुट वर्ड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है यूज हुए हैं, ब्लेम डालने के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं या राइट के यूज में हुए हैं। तो एज ए होल हमें जो है पूरी इंस्टीट्यूट को देखना पड़ेगा, सभी प्रोविजन को देखना पड़ेगा, तभी हम करेक्टली जो है इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा ही डिसीजन दिया गया था UOI मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ममता अनुराग शर्मा। ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें क्या था, एक IPS ऑफिसर थी जो कि वेस्ट बंगाल कैडर की थी, उसकी शादी भी एक IPS ऑफिसर से हुई जो आंध्र प्रदेश कैडर का था। अब उसने अपनी एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डाली कि मेरे हस्बैंड जो है आंध्र प्रदेश कैडर के हैं, तो मेरी जो है पोस्टिंग जो है आंध्र प्रदेश में कर दी जाए। हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, लेकिन फिर इसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसे ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो है इसको एज ए होल तो देखा ही नहीं, उन्होंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, स्कीम जो थी ट्रांसफ़र पॉलिसी की, उसकी प्रिम्बल को तो देखा ही नहीं। उसकी प्रिम्बल में स्पेशली लिखा था कि आप होम टाउन में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे वो जो कैडर थी वो भले ही बिलोंग करती थी वेस्ट बंगाल कैडर से, लेकिन उसका होम टाउन जो था आंध्र प्रदेश में था, तो इसलिए उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। तो ये केस हमें बताता है कि हमें एज ए होल देखना चाहिए, एक एक चीज़ को देखना चाहिए, तभी हम उसका ट्रू मीनिंग जो है डिराइव कर सकते हैं। ऐसा ही एक और केस है आपका OP सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को जो था दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल जो 1970 के थे, उसके रूल 7 को जो था उसको रूल 7 को इंटरप्रेट करना था। तो उसमें लिखा हुआ था रूल 7 में कि जो भी रिक्रूटमेंट होंगे वो जो है दोनों तरीके से होंगे, प्रमोशन के थ्रू भी होंगे और आपके जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी होंगे। तो मतलब आपकी जो वैकेंसी फिल होंगी वो प्रमोशन से भी आप लोगों को ले सकते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी लिख सकते हैं। अब जो रूल 7 था उसका एक प्रोवाइजो कहता था कि ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेंगे ये 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये जो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा था कि कोटा कितना है हमारा, किस चीज़ से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम लिमिट तो बता रहा था कि 1/3 से ज़्यादा हमारे डायरेक्ट रिक्रूटेड नहीं हो सकते, लेकिन किसका 1/3 यूज़ करें ये पता नहीं चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके लिए रूल 8 देखा जो कि बताता था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और जो प्रमोशन से रिक्रूटमेंट होंगे उनकी टोटल रिजर्वेशन कितनी है, उनका कोटा कितना है। तो एक तरीके से रूल 7 को इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट को रूल 8 भी देखना पड़ा। तो इसीलिए हमें एज ए होल देखना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को करेक्टली जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट केस आता है, इस नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है आपका यूटी रेस्ट मैगी वैलिएट क्वेम परेट। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है, ये कहता है कि जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो कोई भी इंटरप्रिटेशन से हमारा कोई भी प्रोविज़न, कोई भी स्टेट्यूट जो है नल नहीं होनी चाहिए, फ्यूटाइल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इट शुड बिकम ऑपरेटिव।
तो कोई भी प्रोविज़न हमारा ऑपरेटिव तो हो सकता है, लेकिन हम उसे फ्यूटाइल और नल नहीं कर सकते। देखिए, जब भी लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट पास करती है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है और वो प्रॉपर प्रोसीजर से इसको पास करती है। उसकी ये इंटेंशन कभी भी नहीं होती कि जो उसने इतनी मेहनत से अपना इंस्टीट्यूट पास किया है उसमें से कुछ प्रोविज़न उसके जो है फ्यूटाइल हो जाए, बेकार हो जाए, क्योंकि वो जो है एक एक क्लॉज पे जो है उन्होंने डिस्कशन किया होता है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन का एक ये रूल है कि जब भी हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रोविज़न को नल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ऑपरेटिव रखना चाहिए। ये आपको इस वाले केस से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा केस है, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा केस है ये आपका? अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 था, उसके सेक्शन 39 में बताया गया था कि अगर किसी ने बिजली की चोरी करी तो उसको आईपीसी के सेक्शन 379 में सजा दी जा सकती है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के सेक्शन 50 में उसका प्रोसीजर बताया गया था कि कैसे उसको जो है हमें एक्यूज ठहराना है। अब इसमें जो रेस्पोंडेंट था उसने बिजली की चोरी करी, तो उसको जो है उन्होंने सेक्शन 39 में बुक किया, बिजली चोरी की, और उस पर आईपीसी के सेक्शन पे प्रोसीडिंग चली। तो रेस्पोंडेंट ने कहा कि ठीक है, मेरे को सेक्शन 39 में मेरे को ऑफेंस मैंने किया, ये बताया गया है, लेकिन इस ऑफेंस को पूरा करने के लिए जो प्रोसीजर बताया गया था सेक्शन 50 में वो तो फॉलो किया ही नहीं। इन्होंने सीधे मेरे को जो है आईपीसी के सेक्शन 379 में सजा देने की प्रोसीडिंग चला रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर बताया कि अगर हम सीधे 39 के बेसिस पे, कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी के बेसिस पे हम सीधे आईपीसी के सेक्शन 379 में उसे देते हैं और सेक्शन 50 जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो प्रोसीजर बताता है सेक्शन 39 के लिए, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो एक तरीके से फिर तो जो सेक्शन 39 तो ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 50 है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वो बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा और इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो हमें किसी भी एक्ट के किसी भी सेक्शन को इनऑपरेटिव और फ्यूटाइल नहीं करना है। तो इसलिए माना गया कि जब तक सेक्शन 50 का प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सकता तब तक आप उसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के 39 में जो है उस पर क्राइम सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे को जो है इंटरप्रिटेशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रोविज़न हमारा डल ना हो बल्कि ऑपरेटिव ही है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी जो है इस लेक्चर से बेनिफिट ले सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।